नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हमने काफी इंपॉर्टेंट क्लास ली थी। बहुत ही खुशी का दिन था। कल ही जो जिस जिले से मैं बात कर रहा हूँ, सागर जिला ग्रीन जोन से हुआ था, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है तो ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन हो गया था। इसके अलावा भी कल आपने अगर लास्ट का वीडियो देखा हो तो लास्ट तक हमें एक और गुड न्यूज मिली थी कि रिंकी राय का सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बताया था कि सर हमारे जो सिलेक्शन है उस पर लिस्ट में नाम आ गया है ना। तो वो वर्ग 1 में, तो उनके लिए भी हमने बधाई दी थी। आप लाइव चैट में देख सकते हैं। आज भी खुशी का दिन है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपके फेवरेट, जिसकी मैं लगातार चर्चा कर रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखते हैं जरा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। क्लियर है? आप लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, इसी तरह अपनी दुआएं बना रखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की आप कोई भी किताब उठाएं, कोई भी किताब, आपको पता चलेगा कि C14 कार्बन विधि द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच बताई गई है कि इतनी पुरानी है। अब जरा समझो, इसके बाद क्या आएगा? 1700 के पहले और बाद आएगा 1600, 1600 के पहले 1500, 1500, इस तरह से चलता रहेगा। फिर 0 और फिर यहां से 1। अभी चल रहा है 2020। मतलब अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यह सभ्यता आपको 4420 मैक्सिमम और मिनिमम उसी में जोड़ लेना आप 220, 2020, तो आपको यह पता चलेगा कि यह सभ्यता कितनी पुरानी है। काफी पुरानी सभ्यता है ये, इसको भी आप समझो, है ना। नई सभ्यता नहीं है। हम लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5000 साल। आप एज्यूम कर सकते हो कि 10 साल में कितनी दुनिया बदल गई और उस समय क्या रहा होगा। आपको और भी मजा आएगा, बस सुनते रहो एक और बात है। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में यही क्लिक करता है कि भैया जी C14 विधि क्या है। सीधी सी बात, उसने एक शब्द रहा है कार्बन C14। कार्बन मतलब क्या होता है? सी। कार्बन रिप्रेजेंट करता है सी को, और C14 विधि क्या कराती है? कोई भी पुरानी चीज होती है तो वो काली हो जाती है और रसायन में वो कार्बन की तरह काम करती है। कार्बन उसके ऊपर आ जाता है। उसमें सिंपल सी बात है, केमिकल लगाकर, किसी भी वस्तु पर केमिकल लगाकर पता किया जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। क्लियर है? पहले शताब्दियों में जिस तरह से आपने कभी मैथ्स की रीजनिंग में कैलेंडर कैलकुलेशन किया हो, ठीक उसी तरह पर कार्बन C14। पहले हम शताब्दी में चाहते हैं, फिर ईयर और फिर बिल्कुल स्ट्रिक्टली पर हम बता देते हैं कि ये सभ्यता इसके और इसके बीच में रही होगी। वस्तुओं को खोद कर जो भी वस्तुएं निकलती, क्योंकि सारी वस्तुएं मैक्सिमम आप जानते हो, जो भी वस्तुएं पुरानी होगी उनका कलर क्या हो जाता है? काला। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? कार्बन C14 विधि। अब जरा समझते हैं और समझो। इतिहास जानने के कितने संसाधन है? इतिहास जानने के 4 साधन है। पहले आप कोई धर्म पुराण उठा लो। दूसरा क्या होगा? ऐतिहासिक किताबें उठा लो। तीसरा क्या होगा? ऐतिहासिक किताबें नहीं तो विदेशी कोई आए हो तो उससे पूछ लो। और चौथा क्या होगा भैया? ये भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि इतिहास किस किस चीजों से जाना जा सकता है। तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, और लास्ट होता है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। आप देखो, धर्म तो कई बार 19 हो जाता है। हम तो अपने धर्म की तारीफ करेंगे, कोई अपना धर्म की खासियत, तो धर्म की जो प्रामाणिकता है वो कम होती है। इसके बाद आप ऐतिहासिकता पे जाओ तो ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब होता है उस समय के लिखे हुए ग्रंथ, तो वो भी कई बार 19-20 हो जाते हैं लिखने में, जो भी लिखने में 19-20 हो जाते हैं। तीसरी बात होती है विदेशियों का विवरण। देखो, विदेशियों का विवरण भी इसलिए इतिहास में रखा गया है क्योंकि हम अपनी तारीफ करेंगे, ये तय है। हम कहेंगे चाइनीज क्लासेस इज बेस्ट यूट्यूब चैनल, बट क्या बाहरी विदेशी कोई कह सकता है? यदि विदेशी कह रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये भी समझना होगा। पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप खुद सोचो, यदि कोई खुदाई में कोई चीज मिली है और वो रसायन विज्ञान भी उसमें कह रहा है कि नहीं ये सही बात है, इतनी साल पुरानी है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक बात और आप सीख लो कि भारतीय जो पुरातत्व है और जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे प्रमाणित मांगी गई है, सबसे प्रमाणित। अब एक एक लाइन को आप आराम से समझते जाओ, हम आगे भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके प्रमुख तथ्य। तो पहला तथ्य आप पढ़ोगे कि ये नगरीय सभ्यता है। इसको जरा समझो। अब नगर की खासियत क्या होती है? कई बार आईएएस बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है नगर की खासियत क्या है? आप कहोगे पक्की सड़कें, पक्के घर। नो, नगर की सबसे बड़ी खासियत होती है पक्की नालियां।
नालियां यदि पक्की हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि नगर है। ध्यान रखना, क्योंकि हम जनरल वे में कोई भी पूछेगा नगर किसे कहोगे तो आप कहोगे बाजार लगे, है ना। तो ये समझो वहां पर पक्की नालियां बनी होती थी। कल्पना कर सकते हो नगरीय सभ्यता थी, पक्के मकान बने थे। बताते हैं लोग, अगर आप मूवी भी देखोगे तो उसमें भी आपको देखेंगे 2 मंजिला मकान, काफी कठिन रहे होंगे, कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगी होगी, कितना सारा मटेरियल लगता होगा, किस स्तर पर वो सीमेंट रहा होगा, क्योंकि सीमेंट तो उस समय परिचित थे नहीं, तो किस स्तर पर ये सारी चीजें बनती होगी। तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब इसके नगर कौन कौन से थे वो जरा सुन लो। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली बाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, इनकी सबकी अलग अलग खासियत है, सबकी अलग अलग कॉमन चीजें। हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से पढ़ने की और जरा समझना। अब जरा समझो, यहां पर जुते हुए खेत मिले। अब आप जब समझ सकते हो, जब कहीं पर जुते हुए खेत मिलेंगे तो मतलब वो क्या थे? मौसम से परिचित होंगे भैया। अरे बताओ, उनको पता होगी कि बरसात होगी तो अब बीज लेना है, अब फसल काटना है। जुते हुए खेत मिले, तो ये भी छोटी मोटी 5000 साल पहले की बात हो रही है। समझो जरा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी कभी ये सारी खेती वगैरह आई है, तो समझो कि वहां पर जुते हुए खेत। इसके बाद नक्काशीदार ईंटें। अब जरा समझो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नक्काशीदार ईंटें। आप खुद सोचो किस स्तर पर वो अपनी वस्तुओं को रखते होंगे, किस स्तर पर वो सारी चीजों को डिजाइन करते होंगे कि ईंटों में भी नक्काशी की गई थी, ईंटों में भी नक्काशी की गई थी। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, है ना। ईंटें भी डिजाइनदार मिली हैं और ईंटों पर नक्काशी, मतलब उसमें अगर छपाई नहीं भी हो पाए तो भी घर अच्छा दिखेगा। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, पक्की ईंटें थी। और ये पक्की ईंटें मतलब आग का उपयोग भी वो करते थे। अब जरा समझो, वहां पर अन्नागार। अब इसकी कहानी सुनो जरा, तेजी से समझ लो। अन्नागार क्या होते थे? अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार मिले। ये क्या होते हैं इसको समझना जरा। अन्नागार क्या होते थे? एक गोल बिल्डिंग होती थी जो कि हर शहर में सबसे बड़ी होती थी। ये भी ध्यान रखना, अगर शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी तो वो कौन सी होगी? अन्नागार होगी। और इसके कितने पार्ट थे? 3, 1 2 3। अब इसमें अलग अलग रखा जाता था। मैं बता दे रहा हूं उदाहरण के लिए, गेहूं, चावल और दाल। अब इसमें अलग अलग, जिसको हम कहते हैं खाना की वस्तुएं या खाद्य वस्तुएं रखी जाती थी। अब फिक्स नहीं कि गेहूं, जौ तो था, गेहूं भी था, दालें थी या नहीं थी, लेकिन ये 3 पार्ट में होता था। अब जरा समझना अन्नागार क्या होता था। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग होती थी। ये जो होता था ये शहर के बीचों बीच होता था, सबसे बड़ी बिल्डिंग होता था, इसमें अन्न रखा होता था। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति को अन्न किसी भी समय चाहिए होता था वो अन्न का उपयोग कर सकता था, वो अन्न का उपयोग कर सकता था। क्लियर? अब जरा कल्पना करो, यहां पर ईमानदारी नहीं होगी। अगर मैं अभी आपके किसी भी चौराहे पर अन्नागार लगा दूं तो आप रातों रात खाली कर दोगे, होड़ मच जाएगी कि हम भी गरीब हैं, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, रातों रात खाली हो जाएगा। तो उस समय क्या था, जो ईमानदारी थी, स्वाभिमान था लोगों में, सब कोई अन्नागार से नहीं लेता था, लेकिन ये 24 घंटे खुला रह रहा था। ये 24 घंटे केवल इसमें गरीब अपाहिज लोग ही संभवतः अन्नागार लेते होंगे। और ये स्टॉक रहता था, इसको भी समझो। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ये स्टॉक है कि भैया खाना की कभी भी कुछ भी हो जाए तो ये स्टॉक रहता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। अब जरा समझो, यहां पर बृहद स्नानागार मिले हैं। स्नानागार वो घनाव आकार के होते थे स्नानागार। अगर इसकी मैं हाइट, लेंथ और विड्थ बता पाऊं तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.4543 मीटर गहरा होता था। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। यार सोचो, 5000 साल पहले स्विमिंग पूल हुआ करते थे जो आजकल के छोटे छोटे स्कूलों में इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि स्कूल में स्विमिंग पूल है कि नहीं। तो आप जरा समझो, स्नानागार होते थे 5000 साल पहले। क्लियर है? लोग उसमें सामूहिक नहाते रहे होंगे क्योंकि ये मिले हैं। अब और अगर समझो तो यहां पर एक और चीज, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इस पर फोकस करो क्योंकि कोरोना वायरस इस समय फैला है। बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि ये जानवरों की मांस खाने से फैला है, खासतौर से चमगादड़। अब जरा समझना यहाँ पर पशुओं को लेकर क्या दृष्टिकोण था सिंधु घाटी सभ्यता में। और देखो आप, क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सभ्यता आने वाले समय में लौटना जरूर चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता रही थी भारत के इतिहास में। आगे बढ़ते हैं।
तो अब जरा और अच्छे से समझो कि यहां पर जो देवता थे वो तीन मूर्ति थे, जो पशुपतिनाथ, मतलब पशुपतिनाथ। वैसे तो ये शंकर जी को, लॉर्ड शंकरा को कहा गया है पशुपतिनाथ, लेकिन ये किस तरह के देवता होंगे? पशुओं की तरह के पशुपतिनाथ, है ना। 3 मुख वाले देवता थे। पशुपतिनाथ का मूर्ति मिली है और इसमें चारों ओर क्या थे? हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा। हाथी, ये क्वेश्चन आते कई बार, क्या क्या था इसमें? हाथी, घोड़ा, गैड़ा, चीता। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अगर समय मिला तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सीखते जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें विराजमान थी। कल्पना कर रहा है पशुओं की पूजन होता था, क्लियर है। अगली बात ध्यान से सुनना, मोहरों में भी श्रृंगी पशु का अंकलन था, मतलब जो मोहरें थी, मोहरें जानते हो, नोट जिसको आप मनी कहते हो, पैसे, तो मोहरों में भी किसका था? पशु बने होते थे, क्लियर है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, है ना, कि हम इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। इस समय आप कैसे देख रहे हो, जो महापुरुष होते हैं, जैसे गांधी जी का अपने यहाँ बना है या शेर बना, तो आप जरा समझो मोहरों में भी क्या होता था? पशु बने होते थे। अगली बात समझना जरा, पशुओं को लेकर है। अगली बात है जरा समझना, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, आपने फिल्म में अगर देखी हो वो, तो कुबड़ वाला सांड जो था वो उनका सबसे पूजनीय पशु होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। इतनी समझ में आ गई। और जरा समझो, पर्यावरण को लेकर भी समझो, वृक्ष पूजा तथा शिव पूजा का प्रचलन था, वृक्ष को पूजते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मंदिर नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी तथ्य याद रखना। मंदिर ना होना और ये सारी चीजों को पूजना क्या दिखाता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल थे। वैदिक काल में भी ये देखोगे आप, प्रैक्टिकल, मतलब अगर पानी गिर रहा है तो इंद्र देवता, धरती दिख रही थी ध्रुव देवता, सूर्य है तो सूर्य देवता, मतलब जो प्राकृतिक रूप से दिख रहा है, जो फील हो रहा है, वही भगवान होते थे, क्लियर है। आगे और भी इन सारी भगवान पर भी बहुत सारी बातें होंगी आने वाली क्लास में। तो आप ये समझो कि वहां पर अननेसेसरी भगवान नहीं थे, जो दिख रहे हैं वही भगवान थे, क्लियर है। और आगे देखते हैं, सिंधु घाटी देवता में मातृ देवी की भी पूजा थी। अब देखो जरा स्त्री को लेकर किस तरह की थी। तो सबसे पहली बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी, मतलब देवी जी होती थी, मातृ देवी होती थी, उनकी उपासना होती थी, क्लियर है। अगली बात, इसमें मात्र सत्तात्मक था परिवार। अब मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है? कोई भी सत्ता हो, कोई भी अगर सभ्यता हो, वो मात्र सत्तात्मक कैसे हो जाएगी? पहले तो प्रमाण की बात कर लेते हैं किताब के अकॉर्डिंग। किताब कह रहे हैं स्त्रियों की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मात्र सत्तात्मक मतलब ये था। इसका मतलब ये नहीं कि लड़का शादी होकर लड़की के घर जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये होता था शादी तो इसी तरह से होगी कि लड़की लेकिन जो पैसे का होगा, जो लेन देन होगा, वो पूरा पावर किसमें होगा? माताओं में होगा। मतलब पूरा पैसा आपने देखा भी होगा कि कई सारे घरों में, पुरानों में सिखाया जाता था कि जो पैसा है वो आपको खुद नहीं रखना है, खासतौर से जेंट्स को। तो मात्र सत्तात्मक परिवार का मतलब यही होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, कि जो पैसा है, जो मुख्य डिसीजन मेकिंग है, वो किसके हाथ में होती है? लेडीज के हाथ में होती थी, खासतौर से सिंधु घाटी सभ्यता में, क्लियर है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहां पर अगली, अब जरा समझना, व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप तो अभी आया होगा आपके हिसाब से, नहीं, अब जरा समझो। व्हाट्सएप पे जो इमोजी होते हैं, इमोजी देखिए आपने, इस तरह के इमोजी होते हैं, है ना, बहुत सारे येलो कलर के। तो वो जो इमोजी हैं वो 5000 साल पहले थे। क्यों? जरा समझो। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक क्या लिपि होती थी? कुछ इसी तरह से रहती थी। अब थोड़ा सा उनका अलग रहता था, लेकिन इसको समझो जरा, इमोजी टाइप की। जैसे आज आप व्हाट्सएप पर घंटों कई बार आप बात कर लेते हो अपने दोस्त के साथ, केवल इसी लिपि पर, भाव चित्रात्मक लिपि पर। आप कल्पना कर रहे हो, आप बिना इसके आप शायद चैट भी अच्छी ना कर पाओ, इंटरेस्टिंग चैट इसी के कारण हुई। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इमोशनल, ठीक है। कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसको भी ध्यान रखना। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी इस क्रम में, ठीक है, और लिखी जाती थी, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब जरा समझो, यहां के जो दरवाजे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाजे थे, वो
पीछे की ओर खुलते थे। ये अपने आप में काफी नया तथ्य है। अब जरा समझो, इसका भी तर्क समझो। जो केवल लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते थे, केवल लोथल जो था वहां पर मुख्य सड़क पे खुलते थे, बाकी सारे जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। वो भी समझो क्यों। होता क्या है कि जब मेन रोड पर घर होता है तो कोई भी डायरेक्ट एंटर कर जाता है, तो उस समय जो खटखटाना है या नॉक करके आना उसको बुरा माना जाता था। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा, यहां से रोड है, यहां से पीछे की तरफ जब वो आएगा तो यहां पर थोड़ी सी भनक मिल जाएगी कि कोई आ रहा है। तो उस समय क्या होता था, दरवाजे भी ज्यादा नहीं लगाए जाते थे, तो उस समय सीधा व्यक्ति आ सकता था। क्लियर है। तो ये जो एक टाइम मिल जाता है जैसे कोई भी सीधे आया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से भी देखो, यहाँ पे ऑलरेडी जब यहाँ पे सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि यहाँ से तो व्यक्ति आ जा रहा है ना, यहाँ पे चौकसी हो रही, पीछे से कई बार चोरी होती, तो पीछे की तरफ रहेगा तो निश्चित रूप से चोरियां भी कम होंगी। अगली बात, घर भी दूर दूर बनेंगे तो उसमें क्या होगा, एक अब जितनी भी नई कॉलोनीज बन रही है उसमें चारों तरफ किसके लिए जगह छोड़ी जाती है, हवा के लिए। तो जब बाजू आजू से व्यक्ति आएगा तो जगह भी छूटेगी। तो समझ सकते हो कितनी मॉडर्न, कितनी आधुनिक टाइप की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। गेहूं और जौ की फसल, ये पहले भी चर्चा कर चुका हूं। गेहूं और जौ की फसल थी वहां की प्रमुख, और गेहूं और जौ की फसल जो थी ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में कई बार, कौन सी फसल थी कि मौसम से परिवर्तित थे। पता था पानी कब गिरना है, अब कब बंद होगा, कब बीज चलना है, कब इसमें जुताई करना है, सारी चीजों से परिचित थे। काफी इंपॉर्टेंट रही होगी ये सारी चीजें। अगली बात, दिमाग देखो जरा, मिठाई के लिए कोई चॉकलेट नहीं चलती थी, शहद चलती थी। तंदुरुस्ती भी देख रहे होगे, मतलब छोटे बच्चे यदि मीठा कुछ खाना है तो वो शहद खाएंगे। शहद आप जानते हो आयुर्वेदा की, अगर आप कोई भी दवाई खाओगे तो आपको शहद खाना कंपलसरी होगा। तो आप ये समझ गए होगे कि किस स्तर का हेल्थ पर्सनालिटी रही होगी। अगली बात और सुनो जरा, मैथ्स देख लो इनकी, मैथ्स का पावर देखो। तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। पहले बटे काम नहीं चलता था। उदाहरण से समझो, यदि किसी को भी 1 किलो देना है और उसको इस तरह का तराजू पकड़ा दिया जाए तो वो आराम से 1 किलो दे देगा, 2 किलो दे देगा, 10 का रख लेगा। लेकिन यदि उससे कहो कि इकाई 16 में, कल्पना करना किस तरह से बनता था। यदि किसी को कोई भी, जैसे आलू ही है तो 16 आलू मिलेंगे, वो कहेगा नहीं आधे तो 8 और आधे तो 4 और आधे तो 2 और आधे तो 1। अब जरा समझो, कोई 8 लेगा, कोई 16, कोई 1, कोई 3, कोई 4। कैलकुलेशन किस स्तर का रहा होगा, कैलकुलेशन काफी बढ़िया रहा होगा। तब तो 16 के अनुपात में, अब तो बिल्कुल सिंपल है भाई, एक तरफ बांट रखो, दूसरी तरफ वस्तु आराम से बेच लोगे, पैसा जितना है वो रख ही लोगे। क्लियर है। तो निश्चित रूप से इनका कैलकुलेशन काफी शार्प रहा होगा। क्लियर है। तो गिनती के रूप में मिलती थी हर एक चीज तुलकर। अब जरा और समझो, 2 पहिया 4 पहिया वाहन थे, मतलब ट्रेवलिंग काफी दूर करते रहे होंगे। क्लियर है। इसके अलावा जो अगला है कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता था। मछली पकड़ते थे और इसके अलावा शिकार भी करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते भी थे। ठीक है। और चौपड़ या पासा आपने देखा होगा, चौपड़ आपने देखा होगा महाभारत में चल रही, चौपड़ या पासा जो था वो मुख्यतः खेलते थे। क्लियर है। एक छोटी सी सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगले कुछ मिनट्स पर फैक्ट हम देख ले रहे हैं, 2 4 10, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। और एक क्वेश्चन जरा आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको पता हो तो। क्लियर है। वीडियो खत्म होने के बाद मुझे आप ये बताओ, जो पशुपतिनाथ थे उनके जो चारों तरफ जो पशु थे उनमें से इनमें कौन सा पशु नहीं था। क्लियर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा है बैल, और चौथा है भैंसा, और 5वां है नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसमें से ऑप्शन क्या होगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। कि जो फिर से बोल दे रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो देवता थे उनकी मूर्ति के नीचे इनमें से कौन सा जानवर नहीं था। आपको ये टिक करना है। अब कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो नगर है हड़प्पा, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे मिला था। ठीक है। रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और इसकी जो खोज की थी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, या सुन लो, शायद नहीं बता पाया, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी।
ठीक है, इनको राय बहादुर भी कह सकते हैं आप। और इनके साथ इनका क्वेश्चन आए थे कि इनके साथ किसने दिया था, तो ये थे माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। क्लियर है। और ये वर्ष था साल 1921, ये वर्ष था साल 1921। और अभी जो है ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। क्लियर है, भारत में नहीं है इस समय ये हड़प्पा। ठीक है। और ये है मोंटमोंटेडरी, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान का है। अजीब सा, वहां पे सब अजीब ही सा रहता। खैर, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे भी इसी तरह की छोटी छोटी क्लासें ला रहे हैं। ठीक है। अगर ये आपको अलग से कुछ सोचना हो, ठीक है, बहुत सोच समझ के, कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन आए हैं या आने की संभावना उन्हीं पर केंद्रित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें कि ये आपको क्लास कैसी लगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।